जय हिंद, 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने संक्रमण धातुओं के भौतिक गुणों में रंग पढ़ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यही से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन कॉपर का एक आयन है जिसे Cu+ से दर्शाते हैं या Cu फर्स्ट से दर्शाते हैं, तथा क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन को Cu++ से दर्शाते हैं या Cu सेकंड से दर्शाते हैं। Cu से फर्स्ट का मतलब है कॉपर ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है, और Cu++ का मतलब है कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहेगा कि क्यूप्रस आयन रंगहीन, कोई रंग नहीं, जबकि क्यूप्रिक आयन नीला रंग दर्शाता है, क्यों? ठीक है, फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहेगा क्यूप्रस आयन रंगहीन जबकि क्यूप्रिक आयन रंगीन होता है, क्यों? चलिए आंसर देखिए। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 होता है। यही होता है कॉपर का। s में तो 2 जाते हैं, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ d में चला जाता है, क्योंकि d में 9 रहते हैं। बताया था ये कॉपर अफवाहों के नियम का पालन नहीं करता है। क्यों? s में अगर 1 भी जाएगा तब भी ये संतुष्ट रहेगा, और d में जब 10 मिल जाते हैं तब ये संतुष्ट हो जाता है। बात आ रही समझ में? तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 है, ठीक है। ये तो कॉपर का हो गया। लेकिन बात करें क्यूप्रस आयन की, Cu+ की। Cu+ का मतलब है इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। क्या कर दिया? दान। तो s वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s0 रह जाएगा। देखो इसका D कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, D कक्षक पूर्ण रूप से भरा। देखो ये सब पूरे भरे हुए हैं, यानी क्यूप्रस आयन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी युग्मित अवस्था में पाए जाएंगे। कौन सी अवस्था में? युग्मित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? युग्मित अवस्था में, जोड़े के रूप में। लेकिन Cu++ की बात कर लें, मतलब अब ये क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन का और दान करेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब यहाँ से D से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 10 थे, अब कितने रह जाएंगे? 9, और S वाले में 4s वाले में 0 हैं। तो देखो D में कितने रह गए? 9। कितने रह गए? 9 भरेंगे D में, तो कुछ इस तरीके से भर जाएंगे D में। 1 2 3 4 5 9 भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा, उच्च ऊर्जा कक्षक में जाएगा, वापस लौटेगा, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करेगा जो नीले रंग से संबंधित होता है। इसीलिए ये जो है वो नीला रंग दर्शाता है। जबकि Cu+ वाले में देखो D में कितने जा रहे हैं? 10। 9 हो गए, ये 10। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, इसलिए वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही लिख देंगे, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप, फिर Cu+ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, S वाला, फिर Cu++ के लिए एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, लेकिन कहाँ से? D से निकलेगा, S में तो बचा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। नीचे लिख देंगे कि उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि Cu+ यानी क्यूप्रस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, यही कारण है कि यह रंगहीन होता है। जबकि Cu++ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यही कारण है कि यह क्यूप्रिक आयन नीला रंग दर्शाता है। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आप ये कॉपर का लिखोगे, फिर नीचे Cu+ का लिखोगे, क्यूप्रस आयन का, फिर लिखोगे क्यूप्रिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और नीचे लिखेंगे कि उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि क्यूप्रस आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि क्यूप्रिक आयन में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि क्यूप्रस आयन रंगहीन जबकि क्यूप्रिक आयन नीला रंग दर्शाता है। फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ से। तो रंग से हो गए कंप्लीट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं रंग से। अब बात करेंगे अगले भौतिक गुण की, 5वां, चुंबकीय प्रकृति। यहीं पर इसको देख लेते हैं, चुंबकीय प्रकृति को, क्योंकि जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो भी
दो चीज़ों पर निर्भर करती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित का मतलब जो जोड़े के रूप में हो, ये है युग्मित। ये कैसे है? युग्मित, जोड़े के रूप में। अयुग्मित मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, ये कहलाता है अयुग्मित, कोई जोड़ा नहीं। बात आ रही समझ में? चुंबकीय प्रकृति की बारे में बात करने वाले, ये भी अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। कैसा गुण दर्शाएगा? अनुचुंबकीय। और अगर कोई तत्व ऐसा है जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। कैसा गुण? प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब आकर्षित होगा चुंबक की ओर, प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिकर्षित होगा चुंबक से। ठीक है, अनुचुंबकीय मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होगा, चुंबक में जाके चिपक जाएगा। प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबक में नहीं चिपकेगा जाके। ठीक है, इसका मतलब ये। तो अगला है चुंबकीय प्रकृति। यह क्वेश्चन कह देगा कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, क्यों? तो आंसर, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns122 होता है। इनके अंतिम दो कोष अपूर्ण रहते हैं, पूरी तरीके से नहीं भरे रहते हैं, यानी इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, आंसर सुनिए। आंसर लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns122 होता है। चूंकि इनके अंतिम दो कोष अपूर्ण रहते हैं, इसलिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन कहेगा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, क्यों? क्वेश्चन कहेगा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 ns2 होता है। चूंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। देखो, भर दो इसका n-1 d वाला बना दो। 5 1 2 3 4 5। ठीक है, n-1 d में 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और ns वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। डी में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस में 2 1 2। यही है, यही है कि नहीं है? तो इसमें लिखेंगे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 ns2 होता है। चूंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, यही कारण है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं। फुल स्टॉप। नीचे ये बना देना, नीचे ये बना देना। बात आ गई समझ में? ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रकृति के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला गुण देखते हैं। कौन सा गुण देख लें? उत्प्रेरकीय गुण देख लें। उत्प्रेरकीय गुण, छठा, उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन कहेगा कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? चलिए रीजन समझिए। यहाँ पर संक्रमण तत्वों की बात करें, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns122 होता है। चूंकि इनका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता या 2 कक्षक अपूर्ण रहते हैं। ठीक है, रीजन ये है कि चूंकि इनका डी कक्षक अपूर्ण रहता है, इसलिए ये सरलता से माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। कैसा? माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। और दूसरा, डी कक्षक के कारण ये अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध करा देता है अधिशोषण के लिए। उत्प्रेरक में अपन ने बहुत अधिशोषण का सिद्धांत पढ़ा था, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत और माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत पढ़े थे। उत्प्रेरक जब पृष्ठ रसायन जब पढ़ा था तो वहां पर उत्प्रेरक के 2 सिद्धांत पढ़े थे, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत और माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, या तो वो माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर ले, दूसरा उसे अधिशोषण करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाए। देखो तो डी में तो वैसे ही ज्यादा जगह होती है, 1 2 3 4 और 5 होती है कि नहीं होती? तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1-10 ns122 होता है। चूंकि इनका डी कक्षक अपूर्ण रहता है, इसलिए
इनका उपयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के लिए किया जाता है क्योंकि ये सरलता से माध्यमिक यौगिक का निर्माण करते हैं, और दूसरा रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ये सरलता से ये अधिशोषण के लिए अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। फिर से सुनिए क्या लिखेंगे आंसर में। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1-10 NS1-2 होता है। चूंकि इनका डी कक्षक अपूर्ण रहता है इसलिए इनका उपयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये सरलता से माध्यमिक यौगिक, क्योंकि डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण ये सरलता से माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं और अधिशोषण के लिए विस्तृत क्षेत्रफल उपलब्ध करा देते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया उत्प्रेरकीय गुण हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। उत्प्रेरकीय गुण के बाद बात कर लेते हैं 7वें गुण की, जिसका नाम है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जितनी भी धातुएं होती हैं ज़्यादातर में संक्रमण तत्व का ही उपयोग किया गया है। स्टील ले लो, गन मेटल ले लो, कोई सी भी मिश्र धातु आप उठा लो, पीतल ले लो, कांसा ले लो, सब में कौन से तत्व हैं? डी ब्लॉक के तत्व। क्योंकि होता क्या है, रीजन क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के पास अंतिम 2 कोष अपूर्ण है या डी कक्षक अपूर्ण है, और दूसरा इनका परमाणु आकार एक समान होता है। परमाणु आकार एक समान होता है। जितना बड़ा परमाणु स्कैंडियम का है उतना ही बड़ा परमाणु टाइटेनियम का है, उतना ही वेनेडियम का है, उतना ही बड़ा क्रोमियम का, उतना ही जिंक का परमाणु है। परमाणु आकार लगभग एक समान है। भले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 तक जा रही है, स्कैंडियम 21 से शुरू होकर 30 तक जा तो रही है, लेकिन जब आप वो बोरवरी के सिद्धांत 2n स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे तो बिल्कुल सेम परमाणु आकार आने वाला है। पहली कक्षा में 2 भरते हैं, दूसरी में 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरी में 3 3 9 दूनी 18, और चौथी में 4 चौकू 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, ऐसे ही भरते हैं। तो जब आप ऐसे भरोगे इससे तो आप देखते हो कि जितना परमाणु आकार स्कैंडियम का है वही परमाणु आकार जाके किसका हुआ है? जिंक का। तो परमाणु आकार भी लगभग एक समान होता है। दूसरा डी कक्षक अपूर्ण रहता है, इसलिए इन्हें सरलता से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जा सकता है, मतलब इनका समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है। जब इनका समांगी मिश्रण बन जाता है, निश्चित अनुपात में मिला सकते हैं ये, तो इसीलिए ये किसका निर्माण कर देती है? मिश्र धातुओं का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं क्यों? संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं क्यों? तो आंसर में लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1-10 NS1-2 होता है। चूंकि इनका डी कक्षक अपूर्ण रहता है तथा इनका परमाणु आकार एक समान होता है, इस कारण इन्हें सरलता से समांगी मिश्रण बनाया जा सकता है या इन्हें निश्चित अनुपात में मिलाया जा सकता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार फिर से। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1-10 NS1-2 होता है। चूंकि इनका डी कक्षक अपूर्ण रहता है तथा इनके परमाणु आकार लगभग एक समान रहते हैं, इस कारण इन्हें सरलता से एक निश्चित अनुपात में मिलाया जा सकता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं के बाद अब आगे देख लेते हैं अगला भौतिक गुण, जिसका नाम है अंतःकोशी यौगिक। अंतःकोशी यौगिक या अंतरकोशी यौगिक। अंतरकोशी यौगिक, अंतरकोशी यौगिक। अंतःकोशी यौगिक बोले या अंतरकोशी यौगिक बोले, बात एक ही है। चलिए सुनिए होता क्या है। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1-10 NS1-2 होता है। NS1-2 होता है। इनका डी कक्षक कैसा है खाली पता ही है हमें, या अंतिम 2 कोष खाली हैं, पूरी तरीके खाली हैं, वो भी हमें पता है। तो इसलिए इनके क्रिस्टल जालकों में रिक्त स्थान, खाली स्थान पाए जाते हैं। तो खाली स्थान है इनके पास क्रिस्टल जालकों में। अतः जब
कम परमाणु आकार वाले अधात्विक तत्व, जिनका परमाणु आकार छोटा इनसे कम है, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, कार्बन हुआ, बोरान हुआ, ये जब कम परमाणु आकार वाले अधात्विक तत्वों को इनके साथ गर्म करते हैं तो ये परमाणु, ये वाले कम परमाणु आकार वाले अधात्विक तत्व हैं, वो इनके क्रिस्टल जालकों में जाके भर जाते हैं, वहाँ पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उस खाली स्थान को भर देते हैं, जिससे होता क्या है, इन संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणों जैसे कि चालकता का गुण, आघातवर्धनीयता का गुण, तन्यता का गुण, इनमें अंतर आने, कमी आने लगती है और इस प्रकार जो नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है अंतःकोशी यौगिक या अंतःकोशी यौगिक। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, आंसर क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1to10 ns1to2 होता है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1to10 ns1to2 होता है, चूंकि इनका d कक्षक अपूर्ण रहता है, इसलिए इनके क्रिस्टल जालकों में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अतः जब कम परमाणु आकार वाले अधात्विक तत्वों जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान आदि को इनके साथ गर्म किया जाता है तो ये परमाणु क्रिस्टल जालकों में समाहित हो जाते हैं, जिससे संक्रमण तत्वों के विभिन्न भौतिक गुणों जैसे आघातवर्धनीयता, तन्यता, चालकता आदि में कमी आ जाती है और इस प्रकार प्राप्त नए यौगिकों को अंतःकोशी यौगिक कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, अपन लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1to10 ns1to2 होता है, चूंकि इनका d कक्षक अपूर्ण रहता है, इसलिए इनके क्रिस्टल जालकों में रिक्तिकाएं खाली स्थान पाए जाते हैं। अतः जब कम परमाणु आकार वाले अधात्विक तत्वों जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, बोरान आदि को इनके साथ गर्म किया जाता है तो ये परमाणु क्रिस्टल जालकों में समाहित हो जाते हैं, जिससे इनके भौतिक गुणों जैसे कि आघातवर्धनीयता, तन्यता, चालकता आदि में कमी आ जाती है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों को अंतःकोशी यौगिक कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए तो ये अपने हो गए 8 भौतिक गुण यहाँ पर अंतःकोशी यौगिक तक। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, डी ब्लॉक के तत्वों को खत्म करेंगे अपन। ठीक है, चलिए यहीं पर इसको खत्म करते हैं। जय हिंद।